बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, बांग्लादेश में आइंदा होने वाले आम इंतखाबात महज जमहूरी अमल को आगे नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि ये एक पूरे सियासी अहद के खात्मे और नए अहद की बुनियाद भी साबित होंगे। वोटिंग का ये अमल किसी मामूल के सियासी तसलसल का नतीजा नहीं, बल्कि उस कामयाब तलबा तहरीक का तसलसल है जिसने 2024 में शेख हसीना वाजिद की तवील और मजबूत हुकूमत को ज़मीबोस कर दिया था। तलबा तहरीक, रियासती तशद्दुद और फिर एक साबिक वज़ीर आज़म का खामोशी से सरहद पार चले जाना, ये सब उस इंतखाबी मुहिम का पस मंजर है, ना कि महज तारीख के हवाले। इन इंतखाबात की सबसे गैर मामूली बात यह है कि अवामी लीग, जो 2 दहाइयों से बांग्लादेशी सियासत का महवर रही, आज मैदान में मौजूद ही नहीं है, जिसके बायस पैदा होने वाला सियासी खला वोटिंग को एक गैर मुतवक्के, गैर यकीनी और क्या हद दर्जा फैसलाकुन मोड़ पर ला खड़ा कर चुका है। इस दौरान साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के साहबजादे तारिक रहमान 17 बरस की जिलावतनी खत्म करके वतन वापस लौटे तो उन्होंने उस सियासत की वापसी का ऐलान किया जो बरसों तक रियासती दबाव, मुकद्दमात और जिलावतनी के साए में जिंदा रही। तारिक रहमान ने सिलहट से इंतखाबी मुहिम का आगाज किया तो सड़कों पर निकलने वाले उनके हजारों हामी, नारे और बैनर्स इस हकीकत का इजहार थे कि बांग्लादेश की सियासत एक बार फिर शख्सियात के गिर्द मुनज़्ज़म होने जा रही है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इस इंतखाब में सबसे मजबूत सियासी कुव्वत के तौर पर उभरी है, मगर यह कहना शायद फिलहाल मुमकिन ना हो कि अवाम इस ताकत पर एतमाद करेंगे या नहीं। अवामी इज्तिमात के हुजूम के पीछे एक ऐसा वोटर भी मौजूद है जो वादों, नारों और माजी के तजर्बात से थक चुका है। नौजवान वोटर जिन्होंने बगावत को जन्म दिया, अब सवाल कर रहे हैं कि आया पुराने चेहरों के साथ वाकई नया और जदीद बांग्लादेश कायम करना मुमकिन है। दूसरी जानिब मजहबी सियासत भी एक बार फिर मुनज़्ज़म हो रही है। जमात इस्लामी बरसों तक पाबंदियों और क्रैकडाउन का सामना करती रही, अब एक नए सियासी खला को मौका समझते हुए मैदान में उतर रही है। तलबा तहरीक से जन्म लेने वाली नेशनल सिटीजन पार्टी भी इस इंतखाबी मंजरनामे का अहम हिस्सा है। ये जमात उस बगावत की सियासी ताबीर बनने की कोशिश कर रही है जिसने सड़कों पर निजाम को चैलेंज किया था, मगर अब पार्लियामान के दरवाजे पर खड़ी है। अबूरी हुकूमत के सरबरा डॉक्टर मोहम्मद यूनुस इस पूरे अमल को एक इस्लाही मोड़ करार देते हैं। उनका दावा है कि उन्हें एक तबाहाल मसखशुदा सियासी निजाम वर्से में मिला जिसे दुरुस्त किए बगैर कोई भी हुकूमत देर पा नहीं हो सकती। इसीलिए आम इंतखाबात के साथ इस्लाहाती रेफरेंडम को जोड़ा गया ताकि अवाम से सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि निजाम के बारे में भी राय ली जा सके। इंडिया के साथ कशीदा ताल्लुकात, शेख हसीना वाजिद की गैर मौजूदगी और खित्ते में बदलती सियासी तरजीहात के बायस ये इंतखाबात खित्ते की दाखिली सियासत पर भी असरअंदाज होंगे। ये इलेक्शन बांग्लादेश के अवाम के लिए सिर्फ हुकूमत चुनने का मरहला नहीं है, बल्कि यह तय करने का लम्हा है कि बगावत के बाद रियासत किस समत जाएगी। क्या यह वाकई एक नया बांग्लादेश होगा या तारीख एक बार फिर खुद को नए नारों के साथ दोहरा रही होगी? इसी बारे में बात करेंगे। मंसूर अहमद खान साहब ने। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मंसूर साहब, क्या बांग्लादेश में जो आम इंतखाबात हो रहे हैं, आप इसे एक जमहूरी तसलसल का हिस्सा समझते हैं या फिर आप ये समझते हैं कि ये एक पूरे सियासी अहद के खात्मे का ऐलान है और एक नए सियासी अहद का जन्म है? देखिए, जब से बांग्लादेश अलहदा होके इंडिपेंडेंट रियासत बना था पाकिस्तान से अलहदा होके, उसके बाद से ये गुज़िश्ता 50-55 साल का अरसा हो चुका है। उसमें बांग्लादेश की सियासत ने बहुत बड़ा तवील सफ़र तय किया है और पहले मुख्तलिफ पार्टियों के दरमियान कभी अवामी लीग और कभी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो खालिदा ज़िया जिसको हेड कर रही थी, वो इक़्तिदार में एक दूसरे के साथ एक दूसरे के खिलाफ निफरत आजमा रही। फिर हमने देखा कि गुज़िश्ता कोई तकरीबन 2 दहाइयों में अवामी लीग ने सब चीज़ों को ओवर पावर करके इंडिया के साथ एक ऐसे अलायंस में चली गई जिसमें वो बिल्कुल इंडिया की इंडियन लीडरशिप की, बीजेपी की एक तरह से तर्जुमान बन गई इस रीजन के अंदर, और उसने बांग्लादेश के अंदर बैकफायर किया। और अब जो हमने वाक़यात देखे वहाँ पे, जब हसीना वाजिद की हुकूमत को निकाला गया, स्टूडेंट्स मूवमेंट चली, तो उसके बाद अब एक बहुत ही नए मोड़ पे खड़ी है बांग्लादेश की सियासत। और जिस तरह आपने भी अपने इब्तिदाई में जिक्र किया कि वो भी एक फरसूदा निज़ाम को रिप्लेस करने की कोशिशों में है। इस वक्त वहाँ पे मुख्तलिफ कैंडिडेट्स मौजूद हैं रेस में, और ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन जीतेगा, ये तो इलेक्शन के रिजल्ट्स ही बताएंगे। लेकिन ये 2 कुव्वतें बहुत ख़ास हैं। एक तो वहाँ पे खालिदा ज़िया के जो साहबजादे हैं, तारिक रहमान जो भी रिसेंटली वापस आए हैं जलावतनी ख़त्म करके, फिर जो स्टूडेंट मूवमेंट है उसके जो रहनुमा हैं उस्मान हादी शरीफ, वो तो
बदकिस्मती से कत्ल कर दिए गए थे इस वायलेंस में, लेकिन उनकी जो वो मूवमेंट है, वो उसकी जो पार्टी है, वो भी बहुत शद्दोमत से इलेक्शन में हिस्सा लेगी। और तीसरी कुव्वत जो है वहां पे जमात इस्लामी का भी काफी स्ट्रेंथ है और रुझान रहा है। तो ये देखना पड़ेगा कि किस किस्म की फोर्सेस जो हैं, किस कौन सी पार्टियां जीतती हैं, किस किस्म की कोalition वजूद में आती है। लेकिन दो चीजें बहुत अहम हुई हैं। एक चीज मंसूर साहब बताइए कि क्या आप समझते हैं कि अब आप ये देखिए कि ये तीनों आप पार्टीज को देख लें, जमात इस्लामी को आप देख लें, बीएनपी को देख लें, इन्होंने रियासती जबर का सामना किया और बहुत सारे लोगों ने जिला वतनी गुजारी, और जमात इस्लामी को देखें बहुत सारे रहनुमाओं को फांसियां तक दे दी गई, और बीएनपी को देखें उनके ऊपर तो सियासी दरवाज़ा ही बंद कर दिया गया। और फिर ये तलबा तहरीक को देखें तो ये भी उसी सेटअप के खिलाफ उभरी जिसने एक मुतशद्दिद रियासत की तरफ उसे माइल किया था। आप समझते हैं कि इलेक्शन के जो नताइज रहेंगे ये तमाम लोगों के नज़रियात किसी हद तक एक हैं? आप ये कह सकते हैं कि कोई मॉडरेट है, कोई इस्लामिस्ट है, या फिर अगर खालिदा ज़िया की पार्टी को देखा जाए तो माजी में उनका भी इश्तराक जमात इस्लामी के साथ रहा, तो उनकी भी सोच एक तरह की है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो भी हुकूमत बनेगी वो एक कौमी हुकूमत टाइप होगी? मेरा ख्याल है कि तो इलेक्शन के रिजल्ट्स पे डिपेंड करेगा, लेकिन नजरियात एक तरह से इन तमाम पार्टीज के मिलते भी हैं और इनमें फर्क भी है। फर्क इस तरह से है कि जमात इस्लामी एक रिलीजियस पार्टी है। आपने देखा कि वो उनका जो पॉलिटिक्स में जिसे राइट की फोर्सेस कहते हैं उसमें शामिल होती है। बीएनपी जो है वो सेंटर के करीब की सियासत करती रही है, और स्टूडेंट मूवमेंट जो है वो एक प्रोग्रेसिव एलिमेंट के तौर पर आई है। तो उसे आप लेफ्ट की सियासत कह सकते हैं एक लिहाज से, कि वो निज़ाम को तब्दील करने की बात कर रहे हैं। वो उन जनरेशन जी के नुमाइंदे हैं, यूथ के ज्यादातर रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके, तो वो उस पुराने निज़ाम से सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन एक जो बहुत अहम चीज हो रही है जिसकी वजह से एक उम्मीद अफजा या लोगों की उम्मीदें हैं, ना सिर्फ बांग्लादेश के लोगों की बल्कि पाकिस्तान समेत रीजन के वो ममालिक जो बांग्लादेश को तरक्की करते देखना चाहते हैं, वो ये है कि जो इनके यूनुस साहब हैं जो इस दौरान में लीड कर रहे हैं एक इस इंटरिम सेटअप को, उन्होंने बहुत स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की है बांग्लादेश में। डिस्पाइट जो चैलेंजेस थे, चैलेंजेस के बावजूद उन्होंने बहुत स्टेबल तरीके से बांग्लादेश को इस इंटरिम पीरियड में आगे लेके गए हैं और एक कामयाब इलेक्शन का इनेकाद करना चाहते हैं। इसके बाद जो भी इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो मेरा ख्याल है कोएलिशन मेकिंग होगी। कोएलिशन बनाना तो सियासी प्रोसेस का हिस्सा है। तो मैं ज़ाती तौर पे बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं कि बांग्लादेश जो है वो अपने एक जिस माजी के इंतशार का शिकार था 1971 से लेकर और अब से 1-1.5 साल पहले तक, वो उसको ओवरकम करने के फेज में आ गया है। और अच्छा, पाकिस्तान के लिए खान साहब एक चीज और बताइए, अगर खालिदा ज़िया साहिबा हयात होती तो मंजर कुछ और होता। बेशक तारिक रहमान साहब की वापसी हो चुकी होती, लेकिन आप ये देखें कि करीबी इलेक्शन उनकी वफात होती है और फिर जिस तरीके से जनाजे में जमे गफ़ीर निकलता है और उनको खिराज तहसीन पेश करता है और अकीदत का इजहार करता है, उसके बाद आप थोड़ा सा मार्जिन देखते हैं कि सिंपथी वोट भी बीएनपी को होगा? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है सियासत में सिंपथी वोट तो हमेशा एक अहम रोल प्ले करता है, तो उनको सिंपथी वोट होगा। साथ ही मेरा ख्याल है जो स्टूडेंट्स मूवमेंट है उनको भी एक एज हासिल है कि उन्होंने बहुत सेक्रीफाइसेस दिए हैं इस हसीना वाजिद के एग्जिट के लिए। वो फोर्सेस जो भारत के बिल्कुल तसल्लुत में रह रही थी, अब बांग्लादेश के अंदर सियासी कुव्वतें, उनको वहां से निकालने में और इस पुराने निज़ाम को तब्दील करने की तरफ आगे बढ़ने में, तो मैं समझता हूं कि एक ऐसा मौका है जिसमें हम किसी एक किस्म की, और जमात इस्लामी भी एक इफेक्टिव पार्टी है, तो किसी किस्म की कोएलिशन मेकिंग भी देख सकते हैं। और आपने सही कहा कि खालिदा ज़िया जो हैं वो उन्होंने बहुत सऊबतें बर्दाश्त की हसीना वाजिद के रजीम के दौरान। हर किस्म की जो है का जुल्म उनके साथ रवा रखा गया। उनके बेटे भी जलावतनी में रहे, वो खुद कैद में रहीं, और फिर अब वो इन सारी सऊबतों के नतीजे में अब वो दुनिया से रुखसत हुई। तो मेरा ख्याल है कि उनको सिंपैथी का वोट भी मिलेगा, लेकिन
साथ ही जमात इस्लामी को भी हम डिस्काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि जमात इस्लामी के बड़े बड़े लीडरों ने उस वक्त जैसे आपने खुद कहा इब्तदाई में, उनको फांसी दे दी गई। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त एक बहुत नई किस्म का लैंडस्केप, पॉलिटिकल लैंडस्केप बांग्लादेश में है। और अच्छा सर, मुस्तकबिल के अंदर आप भारत के साथ ताल्लुकात बांग्लादेश के क्या देखते हैं कि अभी मौजूदा मंजरनामे में उन्होंने नॉन फैमिली स्टेट डिक्लेयर कर दिया भारत ने बांग्लादेश को, और दूसरी तरफ अगर आप देखें ताल्लुकात में तो बहुत ज्यादा सर्द मोहरी दिखाई दे रही है। अब जब बांग्लादेश के और भारत के ताल्लुकात में मुझे गहरी कशीदगी नजर आ रही है। ना सिर्फ ये कि ये हसीना वाजिद वाला एपिसोड हुआ, बल्कि इसके बाद जब उस्मान हादी शरीफ का कत्ल हुआ, वो जो स्टूडेंट रहनुमा जो इनकलाब में सबसे आगे थे, तो उनकी कत्ल की उंगलियां जो हैं वो भी उठी भारत की तरफ, के भारत की तरफ से कोई इंटरवेंशन की गई है, इस तरह की कोशिश की गई है। और फिर अभी हमने देखा कि नॉन पॉलिटिकल मैटर्स में, जिसमें क्रिकेट है जैसे, उन्होंने बांग्लादेश के प्लेयर्स को आईपीएल से आउट किया, और अब बांग्लादेश की जो वो डिमांड है कि वो इंडिया में नहीं खेलना चाहते, उसके खिलाफ भी आईसीसी ने, जो कि इंडिया डोमिनेट कर रहा है, उसके बांग्लादेश की के पॉइंट ऑफ व्यू को, नुक्ता नजर को यकसर नजरअंदाज करते हुए उनकी जगह वो दूसरी टीम लाने की बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान कशीदगी जो है ये काफी शदीद है, और इसके साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो हम आहंगी है वो बहुत उसमें इजाफा हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि बांग्लादेश के साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की तरफ हम चलें। ये हमारा ही खान साहब मेरा एक आखिरी सवाल, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में हम किन किन शोबों में उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, और खित्ते में दीगर ममालिक का मुकाबला फिर किस तरीके से किया जा सकता है? यानी इसका फायदा सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, दो तरफा क्या होगा? मेरा ख्याल है सबसे जो अहम पार्टनरशिप हो सकती है वो हमारी इक्तसादी या इकोनॉमिक पार्टनरशिप हो सकती है, क्योंकि हम दोनों देखें ना, एक ही कौम का पार्ट रहे हैं और एक ही मुल्क का पार्ट रहे हैं। तो हमारे लिए आपस में ट्रेड करना, बिजनेस करना, हम एक दूसरे को जानते हैं, हमारे कल्चरली भी हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो हमें इक्तसादी पार्टनरशिप, क्योंकि दोनों मुल्कों की जरूरत है। वो बांग्लादेश भी एक डेवलपिंग कंट्री है, पाकिस्तान भी एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारी पॉपुलेशन और साइज तकरीबन एक जैसा है, तो ये बहुत हमारे में एक हम आंगी है। दूसरे मेरा ख्याल है पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट्स को हमें रिवाइव करना चाहिए, फ्लाइट्स जो हैं वो ज्यादा बढ़ानी चाहिए, कल्चरल कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहिए। हमारे तो बहुत से सिंगर्स जो थे, आपको हमारी लोगों को याद है कि वो बंगाली सिंगर्स थे जो बांग्लादेश के नेशनल्स हैं, जिनके नगमे हम आज भी सुनते हैं। तो मेरा ख्याल है कल्चरल और ये जो सारा फाइन आर्ट्स में जो पार्टनरशिप है, इसको हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए। और तीसरा एरिया जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जिसमें हमें डिफेंस और सिक्योरिटी और टेररिज्म के खिलाफ जो जिहाद है उसमें भी पार्टनरशिप को यानी दिफाई, सकाफती और इक्तसादी जो मुआहदे हैं दो तरफा, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश को फ़ायदा दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर अहमद खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात की जाएगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदी। नाज़रीन, अफगानिस्तान की जंग पे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हालिया बयान महज एक तारीखी दावा नहीं बल्कि ताकत की सियासत का खुला इजहार है। यह जुमला कि नेटो के फौजियों ने अफगानिस्तान में फ्रंट लाइन पे जंग नहीं लड़ी, दरअसल किसी जंगी महाज की तफसील नहीं बल्कि एक ऐसे इत्तेहाद के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान है जो सर्द जंग के बाद आलमी सलामती की अलामत समझा जाता रहा। यह सदर ट्रंप की जानिब से एक वाज़ेह पैगाम है कि वाशिंगटन अब माजी के वादों का बोझ उठाने को तैयार नहीं। यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब यूरोप पहले ही इस खदशे की मुब्तला है कि कहीं नेटो पर उसका एतमाद महज एक नफ्सियाती सहारा तो साबित नहीं होगा, जिसकी वजह से यूरोप खुद को अपने दिफाई चैलेंजेस के लिए तैयार नहीं कर सका। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि वो यानी नेटो वाले कहते हैं कि उन्होंने अफगानिस्तान में कुछ फौजी भेजे थे, और उन्होंने फौजी भेजे भी, लेकिन वो थोड़ा पीछे रहे, फ्रंट लाइन से जरा दूर। उन्होंने उसी इंटरव्यू में यह तजवीज भी दोहराई कि मुस्तकबिल में अगर अमेरिका किसी मदद का मुतालिबा करे तो नेटो को उसकी मदद के लिए नहीं आना चाहिए। ये जुमले यूरोप के लिए महज अल्फाज नहीं थे बल्कि एक गहरा सियासी झटका साबित हुए। बरतानिया में इस बयान पर शदीद गम गुस्सा पाया जाता है क्योंकि 9/11 के बाद अफगानिस्तान में बरतानिया के 457 फौजी मारे गए थे। बरतानवी हुकाम के मुताबिक ट्रंप बज़ाहिर उस हकीकत से लाइल नजर आए कि यह जंग नेटो की तारीख में वाहिद मौका थी जब आर्टिकल 5 यानी इज्तमाई दिफा की शिक को फाल किया गया, और वो भी सिर्फ अमेरिका की मदद के लिए।
हकीकत यह है कि अफगानिस्तान में बरतानिया के साथ साथ कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और डेनमार्क के फौजियों ने भी बराह रास्त फ्रंट लाइन पे लड़ते हुए अपनी जानें दी। इसके बावजूद आज यह तासुर दिया जा रहा है कि यूरोपीय इत्तेहादी महज पीछे खड़े रहे। यूरोपीय काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की एक हालिया तहकीक के मुताबिक सिर्फ 16% यूरोपीय शहरी अमेरिका को एक काबिल एतमाद इत्तेहादी समझते हैं। उससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि तकरीबन 20% यानी हर 5 में से एक फर्द अमेरिका को हरीफ या हत्ता के दुश्मन करार देता है। यह दादुशुमार इस खामोश इत्तेमाद के खात्मे की निशानदही करते हैं जिस पर नेटो की इमारत दहाइयों से खड़ी थी। दिलचस्प बात यह है कि यूरोपीय पॉलिसी साज निजी सतह पर इस हकीकत को तस्लीम करने लगे हैं कि अमेरिकी सलामती की जमानतें अब गैर मशरूत नहीं रही, मगर अवामी सतह पर अब भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि नेटो यूरोप के दिफा के लिए नागुज़ीर है। इस तजाद ने यूरोप को एक ऐसी सूरत हाल से दोचार कर दिया जहां वो अमेरिका से मुकम्मल अलहदगी का हौसला भी नहीं रखता और मुकम्मल इन्हसार जारी रखने का जवाब भी तेजी से कमजोर पड़ रहा है। अफगानिस्तान की महाज पे बहने वाला खून अगर आज सियासी बयानिए में बेईमानी करार दिया जा सकता है तो आइंदा भी ऐसे होने के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। नेटो का मौजूदा बहरान किसी बैरूनी दुश्मन का मोहताज नहीं रहा, बल्कि उसके लिए सबसे बड़ा खतरा वो बयानिया बनता जा रहा है जो उसकी अपनी तारीख, अपनी कुर्बानियों और मुश्तरका जिम्मेदारी के तस्वुर को ही मशकूक बना रहा है। इसी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब ने। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, मौजूदा हालात के अंदर आप ये समझते हैं कि नेटो की एक नई तशरीह डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं या फिर यही तशरीह माजी में थी, डोनाल्ड ट्रंप ने जबान के ऊपर अब लाना गवारा किए? यासिर, थैंक यू वेरी मच, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे लिया। देखिए, दुनिया, हमें पता है कि दुनिया एक ट्रांजिशन से गुजर रही है और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने तो उसको रप्चर कहा है और बहुत तेजी से सिचुएशन बदल रही है। नेटो जो था डेफिनेटली वेस्टर्न एक अलायंस था, वेस्टर्न ब्लॉक का, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद काबिल अमल आया और थ्रू आउट आज तक नेटो ने यूनिफाइड फॉर्म में जो भी चैलेंजेस थे, चाहे वो अमेरिका को थे या वो यूरोप के थे या ओवरऑल दुनिया को थे, उनका सामना किया। लेकिन अब जब प्रेसिडेंट ट्रंप ज्यादा जो है वो यूनिलेटरलिज्म की पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं और उनका ज्यादा फोकस जो है वो इंटरनल डायनामिक्स जो अमेरिका की है उसके ऊपर है, वो एक सुपर पावर मेरे नज़दीक एक डिक्लाइन के रूट पे है, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड है, एजिटेटेड है और वरिड नजर आती है। तो उसने इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप ने ना सिर्फ अपने दुश्मनों को अपने निशाने पे रखा हुआ है बल्कि जो उसके हलीफ है उनको भी निशाने पे रखा हुआ है। मेरे नज़दीक अगर मैं इसको एथिकली देखूं तो ये तो अच्छी बात नहीं है कि वो लोग जिन्होंने आपका साथ दिया एक मुश्किल वक्त पे, उस पे आपने उंगलियां उठाना शुरू कर दी हैं। लेकिन हमें ये पता है कि इस वक्त चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के कुछ अपने डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं लाइक ग्रीनलैंड, जिसकी वजह से वो एक इन अ वे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आए हुए हैं ईयू के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। एंड चूंकि यूरोप और अमेरिका जो दो मेन ब्लॉक है जो कि नेटो को फॉर्म करते हैं, तो इस वजह से मेरे नज़दीक प्रेसिडेंट ट्रंप का ये ख्याल है कि नेटो को अमेरिका की ज़्यादा ज़रूरत है बजाय इसके कि अमेरिका को नेटो की ज़रूरत हो, क्योंकि अमेरिका एक सोल सुपर पावर है, मिलिट्री पावर है और वो समझते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकते हैं बजाय इसके कि वो रिलाय करें। एक चीज की जरा वजाहत करें कि यानी जीए से मेगा तक का सफर, यानी ग्रेट अमेरिका से मेक अमेरिका ग्रेटर अगेन। अब इसमें आप जीए वाला मंजरनामा देखें तो उसमें हलीफ बनाए गए, अपने अपने साथ जोड़े गए, तब अमेरिका जो है वो ग्रेट बना। अब अगर उनसे भी किनारा कशी इख्तियार कर ली जाती है और नए महाज खोल लिए जाते हैं, जिस तरीके का वेनेजुएला वाला महाज खोला, जिस तरीके का अभी ग्रीनलैंड वाले महाज पे हमें दिखाई देता है, और फिर दूसरी तरफ ईरान के मंजरनामे पे आप देख लें, तो ये चीजें इतने फ्रंट्स जो खोले जा रहे हैं और हलीफों को नजरअंदाज करके, तो फिर मेगा वाला प्रोजेक्ट किस तरीके से पूरा होगा? जैसे देखें, ये हम सेकंड टेन्योर देख रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप का। जब वो फर्स्ट टाइम पावर में आए थे तो उनको इक्वेट किया गया था क्रैकन के साथ। क्रैकन इज एक ओशन का एक क्या उसे कहते हैं, अजदहा टाइप चीज होती है जो कि बहुत ज्यादा क्योस क्रिएट करता है। तो ये सोचा गया था कि प्रेसिडेंट ट्रंप का ऑब्जेक्टिव ये होगा कि वो सारे सिस्टम्स को अप्रूव करें, जो कि वो ग्लोबल सिस्टम
जो अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर बनाए थे, वो प्रेसिडेंट ट्रंप का ख्याल था कि दोज आर सर्विंग अमेरिकन एनिमीज ऑफ अमेरिका बेटर देन द अमेरिका इटसेल्फ। तो कुछ ऑब्जेक्टिव उन्होंने उस वक्त अचीव किए। अब सेकंड टर्म में भी हम देख रहे हैं कि इस दफा वो ज्यादा जज्बे के साथ इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ऑल्दो उन्होंने शुरू में ये कहा था कि वो एक पीस के सदर होंगे, वो पीस लाएंगे, लेकिन मेरी उस वक्त भी रीडिंग ये थी कि वो जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको देखते हुए कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा रादर देन पीस हो। तो ये जो आप जिक्र कर रहे हैं मैगा की, देखें अमेरिका को वो ग्रेट बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उस रूट के ऊपर वो सेल्फ इंटरेस्ट को देखना चाहते हैं, वो अपने मुल्क की खातिर जो है वो उसको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, और उसकी खातिर जो भी उनके सामने रुकावट आ रही है, चाहे वो उनका इत्तेहादी था या उनका दुश्मन है, वो किसी को भी काबिल नहीं दे रहे। सर, नेटो के बारे में देखा जाए, यूरोपीय ममालिक में तासुर बहुत गहरा, बहुत मजबूत था कि नेटो है तो सब कुछ है। अब आप ये देखिए कि यूक्रेन रशिया वॉर जो है वो नेटो के हवाले से बुनियाद बना के शुरू हुई, यानी नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। अब नेटो इज्तमाई तौर पे अगर खलिफशार का शिकार हो चुका है और उसके बारे में इस तरह की बातें होने लगी हैं, तो फिर आप क्या समझते हैं कि ये यूरोप का भी बंटवारा है, या यूरोप के वो जो हलीफ थे वो भी आने वाले दिनों में अलहदगी इख्तियार कर लेंगे? क्योंकि एक बड़ा फंडर अगर ऊपर मौजूद नहीं है और वो फंड नहीं करेगा, या वो उनको ही कहेगा कि तुम हिस्सा डालो, या तुम्हारी जो कुर्बानियां थी मैं नहीं मानता वो हमने दी थी, तो फिर ये आपसी तौर पे भी ताल्लुकात खराब होंगे। देखिए, मैं तो समझता हूं कि ओवरऑल इस वक्त दुनिया में दो मेन ब्लॉक हैं, एक ईस्टर्न ब्लॉक, एक वेस्टर्न ब्लॉक। वेस्टर्न ब्लॉक में यूरोप है और अमेरिका है, और ईस्टर्न ब्लॉक में रशिया और चाइना है। जो कुछ प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं वो एक तरफ तो डेफिनेटली अमेरिका को शायद उसका कोई फायदा हो, लेकिन ऑन द होल जो वेस्टर्न ब्लॉक है विद वी ईस्टर्न ब्लॉक वो अपनी पावर को लूज करेगा। अगर नेटो में मतलब इंतशार होता है, नेटो ब्रेकअप होता है, लेट्स से सबसे पहले तो यही है कि शायद अमेरिका जो है वो नेटो का हिस्सा ना रहे, लेकिन मैं इसको फोर्सी नहीं करता, ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ अभी तक जो है वो ये मॉन्गरिंग चल रही है, अभी तक एक दूसरे को प्रेशर में लाने की कोशिश की जा रही है, एक दूसरे को ताने दिए जा रहे हैं। वेरएज मैं नहीं समझता कि इस सिचुएशन में जबकि ईस्टर्न ब्लॉक जो है वो वेस्टर्न ब्लॉक को चैलेंज कर रहा है, तो इस तरह से इसको कमजोर किया जा सकता है इवन बाय प्रेसिडेंट ट्रंप, कि वो उसका फायदा जो है वो वेस्टर्न ब्लॉक को। हैविंग सेड दैट, अभी अगर आप देखें तो ईयू की जो सरबराह है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि वो इंडिया के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स करने जा रही है। सो दैट मींस कि ईयू अमेरिका को अनरिलायबल, अनट्रस्टवर्दी देखते हुए, एक राइवल देखते हुए ने नए रास्ते अपने तलाश करना शुरू कर दिए हैं, बिकॉज उनका ये ख्याल है कि इंडिया के साथ मिलके वो एक ऐसा ब्लॉक बना सकते हैं कि जिसमें वो जो फ्यूचर के चैलेंजेस है उनका सामना कर सकते हैं। सर, ये बताइए कि अभी अगर यूरोपीय अवाम में अमेरिका पर एतमाद की तेजी से घटती जो सतह है उसको देखें, तो आने वाले दिनों के अंदर अमेरिका पे इक्तफा क्या यूरोप का फिर ख़त्म हो जाएगा और वो तस्वुरात कुली तौर पे तब्दील हो जाएंगे? क्योंकि अवामी सतह पे एक नैरेटिव तो है जो दहाइयों बिल्ड किया जाता है, वो नैरेटिव तो लम्हों में गिराया जा सकता है, और अभी वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। यासिर, ये बिल्कुल ये तो होना ही होना है। देखिए, अभी आपने पिछले दिनों पढ़ा होगा कि यूरोप ने एक और शॉक दिया अमेरिका को, और वो है डॉलर को थ्रेट के, जो पेट्रो डॉलर है उसकी थ्रेट के लिए यूरोप जो है वो भी बाकी दुनिया की तरह अपनी जो करेंसीज को डाइवर्सिफाई कर रहा है, और मुझे कोई एग्जैक्टली अभी फिगर याद नहीं, 5% और समथिंग लाइक दैट उन्होंने ड्रॉप किया है एज फार एज देयर रिलायंस ऑन डॉलर इज कंसर्न्ड। तो इस तरह की चीजें तो होंगी जब अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप अपने हलीफों को इस तरीके से मतलब रद्द करेंगे, इस तरीके से उनको बिलिटल करेंगे जैसे वो कर रहे हैं, तो वो हलीफ मजबूर होंगे कि वो कोई और रास्ता देखें। या सिर्फ एक चीज का और मैं जिक्र करना चाहूंगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है, वो क्या करता है, वो यूरेशियन लैंड मास, दैट इज यूरोप और एशिया कंबाइंड एक इनिशिएटिव है जो इंटीग्रेट करेगा।
तो अगर आप देखें कि चाइना ये चाहता है कि यूरोप जो है वो चाइना की तरफ आए, चाइना के मेगा सिस्टम में शामिल हो, तो अमेरिका जो है वो यूरोप को खुद पुश कर रहा है कि वो अमेरिका से दूर जाए और कहीं और उसके पास ऑप्शन है तो वो उस तरफ चला जाए। हैविंग सेड दैट, क्योंकि यूरोप को भी नजर आ रहा है, यूरोप खाइफ है चाइना से ऑन वेरियस अकाउंट्स, तो मेरा ख्याल है कि फॉर द टाइम बीइंग जैसे नजर आ रहा है कि यूरोप जो है वो ज्यादा इंडिया की तरफ है चाइना की बजाय। तो इस वक्त जो ईस्टर्न ब्लॉक है वो मजबूत होता दिखाई दे रहा है एलाइज के हवाले से, और जो वेस्टर्न ब्लॉक है वहाँ पर बेचैनी दिखाई दे रही है। ये मंजरनामा तो हो चुका है, एक ब्रेक लेनी है। जनरल साहब हमारे साथ होंगे, ईरान की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर बात की जाएगी और खलीज में जो इस वक्त टेंशन बढ़ रही है उसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा शेवदार। ब्रेक के बाद खुशामदी। नाज़रीन, ईरान में हालिया एहतजाज, खलीज की तरफ बढ़ता हुआ अमरीकी बहरी बेड़ा और वाशिंगटन और तेहरान से आने वाले सख्त बयानात बज़ाहिर अलग अलग वाक़यात दिखाई देते हैं, मगर हकीकत में इनको एक दूसरे से अलग करना मुमकिन नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कभी मोहतात और कभी जारहाना बयानात हों या ईरानी अस्करी क़यादत की जानिब से गैर मामूली तैयारी के इशारे हों, इनसे ये जाहिर होता है कि मामला महज दाखिली बदअमनी या फौजी नकलो हरकत तक महदूद नहीं रहा। दिसंबर के अवाखिर में ईरान में 2 हफ्तों पर मुहित एहतजाज पर अगरचे रियासत ने काबू पा लिया है, मगर ये ईरान की हालिया तारीख के पुरतशद्दुद तरीन मुजाहिरे थे। ईरानी हुकाम के अपने दादोशुमार के मुताबिक 3000 से जायद अफराद जान से गए, जबकि इंसानी हुकूक की तंजीमें इस तादाद को कहीं ज्यादा करार देती है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुतअद्दिद मौके पर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का इम्कान खुला रखा, मगर साथ ही ये भी कहा कि तेहरान मुज़ाकरात में दिलचस्पी रखता है। उन्होंने खलीज की तरफ एक बड़े अमरीकी बहरी बेड़े की रवानगी की तस्दीक करते हुए कहा कि यह कदम महज एहतियात के तौर पर उठाया जा रहा है और वो नहीं चाहते कि सूरत हाल किसी तसादुम की तरफ पड़े। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपुर ने अपने रद्द-ए-अमल में वाज़ेह अल्फाज में ये कहा कि उनकी फोर्स हर मुमकिन सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है और उनकी उंगली ट्रिगर के ऊपर है। यह बयान ईरान में पासदारान इनकलाब के कौमी दिन के मौके पर जारी किया गया, जिसका मकसद दाखिली सतह पर रियासती कंट्रोल और तैयारी का इजहार था। ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका और इजराइल पे एहतजाज को हवा देने का इल्जाम आयद करते हुए यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि एहतजाज शहरियों का हक है, मगर तशद्दुद और बदअमनी में फर्क रवा रखना जरूरी है। दूसरी जानिब ट्रंप ये दावा करते हैं कि उन्होंने ईरान में सैकड़ों फांसियों को रोकने के लिए सख्त पैगाम दिया, जिसके बायस ईरानी हुकाम ने आखिरी लम्हे में ये इकदाम मनसूख कर दिया। ये बयानात इस बात की निशानदही करते हैं कि वाशिंगटन इस बहरान को अस्करी और सियासी दोनों सतहों पर देख रहा है। इसी तनाजुर में ईरानी ज्वाइंट कमांड हेडक्वार्टर के सरबराह जनरल अली अब्दुल्ला अली आबादी का यह बयान मानी खेज है कि किसी भी हमले की सूरत में अमरीकी मफादात जायज अहदाफ होंगे। इन बयानात का मकसद बज़ाहिर बैरूनी कुव्वतों को खबरदार करना है ताकि उनको ये मालूम हो कि ईरान इन हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। यूं ईरान के अंदरूनी हालात, अमरीकी बयानात और खलीज में फौजी सरगर्मियों को अलग अलग करके देखना मुमकिन नहीं, क्योंकि ये पैगाम जंग का ऐलान नहीं बल्कि एक नाजुक तवाजुन कायम रखने और पैगाम पहुंचाने की कोशिश है। दोनों फरीक फिलहाल ये तासुर दे रहे हैं कि कोई भी हद पार नहीं करना चाहता और इस बड़े बहरी बेड़े को इस्तेमाल करने की जरूरत शायद पेश ही ना आए। इसी बात करेंगे मेजर जनरल रिटायर्ड सबरेज सालिक साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। जनरल साहब, खलीज की तरफ ये जो अमरीकी बहरी बेड़ा आ रहा है, आर्माडा जिसका नाम है, ये कैरियर शिप है और आपको भी मालूम है कि जिस जिस खित्ते में इनकी तैनातियाँ होती हैं वहाँ पे प्रेशर टैक्टिक के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है और इनके जो मुहर्रिकात होते हैं वो क्या होते हैं। आप इसकी खलीज फारिस की तरफ जो आमद है उसको किस नज़र से देखते हैं? यासर, देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने जो एक्शन लिया है वेनेजुएला में, उससे पहले भी लोगों को बहुत क्लियर एक इमेज थी प्रेसिडेंट ट्रंप की कि ही इज बोल्ड, ही इज अग्रेसिव एंड ही इज ब्रैश, ही कैन डू एनीथिंग। जो उनके ज़हन में आया वो कर गुजरेंगे, वो किसी किस्म की हिचकिचाहट नहीं महसूस करेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप की एक इमेज डेवलप की जा रही है थ्रू सर्टेन एक्शंस, और उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स भी दी, जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मुझे सिर्फ मेरी मोरालिटी रोकती है कोई भी काम करने से, अदरवाइज मुझे कोई ग्लोबल कन्वेंशन या लॉ मुझे नहीं रोकता कोई काम करने से। इस सारी सिचुएशन में कि वो ईरान के पीछे पड़े हुए हैं पिछले 47 ईयर्स से, हर किस्म की जलगार ईरान के ऊपर की गई और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ईरान के साथ हमने 2025 में देखी, जिसको ईरान ने सस्टेन किया और एक अच्छा जवाब उसने दिया, एक मौसर जवाब दिया। और अभी तक दुनिया को क्लियर नहीं है कि अमेरिकन जो स्ट्राइक्स थी उससे चाइनीज न्यूक्लियर प्रोग्राम को कितना ज्यादा डैमेज हुआ। ठीक, अब ये जो है दैट इज अ सोर इन आईज ऑफ द यूएस एंड इजराइल।
लेकिन इस खित्ते में यूएस की भी कुछ वल्नरेबिलिटीज है। एक इजराइल वल्नरेबिलिटी है, एक सप्लाई ऑफ ऑयल थ्रू पर्शियन गल्फ वो वल्नरेबिलिटी है, वो अगर चोक होती है तो दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम। और तीसरा जो यूएस के बेसिस हैं अराउंड ईरान, वो एक वल्नरेबिलिटी है यूएस की। तो मेरे नजदीक प्रेसिडेंट ट्रंप विल कंटिन्यू टू एक्ट हॉट एंड कोल्ड, कि कभी हल्का बयान दे दिया, कभी सख्त बयान दे दिया। इट इज ऑल बैटल ऑफ नर्व्स, ताकि वो ईरान के ऊपर प्रेशर जारी रखें। हैविंग सेड दैट, जिस तरीके की उन्होंने डिप्लॉयमेंट्स की है, काफी चांसेस है कि वो ईरान के खिलाफ एक और मार्का आजमाई करें इजराइल के साथ मिलके, लेकिन डेफिनेटली उसकी जो है ना बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस जनरल साहब, होंगे। एक चीज बताइए कि किसी भी जगह पे ये जो बहरी बेड़े की तैनाती होती है तो उसमें ये भी देखा जाता है कि ये किस किस्म का बहरी बेड़ा है और इसके ऊपर चीजें क्या क्या मौजूद हैं। यानी आर्माडा के हवाले से अगर उन्होंने बात की तो वो यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है उसका हवाला मिलता है कि वो जो जंगी जहाज है वो आ रहा है। अब उसकी अगर काबिलियत के हवाले से बात की जाए तो उससे क्या पैगाम मिलता है कि किस किस्म के जंगी तैयारे होते हैं, कितने हजार उसके ऊपर नफूस मौजूद होते हैं और वो जो तैयारे हैं उनके काम क्या होते हैं? यासर देखें, जब भी कोई इस तरह की वो कार्रवाई होती है तो आपको बेसिस की जरूरत होती है जहां से कि आप ऑपरेट करते हैं। तो नॉर्मली तो बेसिस लैंड के ऊपर होते हैं, लेकिन यूएस जिस तरह की एक सुपर पावर है, उनके लिए जरूरी है कि वो जो बहरी बेड़े हैं वो उन्होंने ऑर्गेनाइज किए, उनको स्ट्रक्चर किया, उनको बनाया, ताकि वो समंदर के ऊपर होते हुए ऐसे बेसिस क्रिएट कर लें जहां उन्हें जरूरत है। तो इस तरह के जो बहरी बेड़े हैं ये बहुत बड़ी एक फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं एक ताकत को, जो कि उन्हें इस्तेमाल कर रहा है कि उन्हें वो साउथ चाइना सी में ले जाएं या उन्हें पर्शियन गल्फ में ले जाएं या उन्हें अटलांटिक में ले जाएं, पैसिफिक में ले जाएं, जहां मर्जी वो ले जाके एक बेस बना के वो अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। हमें पता है कि मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी अमेरिका के बेसिस मौजूद हैं। तो ये जो बहरी बेड़ा जो आया है इस इलाके में, डेफिनेटली इसके ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, इसके ऊपर हर तरह की मिलिट्री सपोर्ट है। तो मिसाइल्स हैं जो कि दागे जा सकते हैं ईरान के ऊपर। तो वेरएज अमेरिका को कुछ मजीद भी सपोर्ट चाहिए थी जो नेबरिंग कंट्री से, जब वो नहीं मिलती तो फिर वो बहरी बेड़े की शक्ल में अपना बेस क्रिएट करता है जहां से कि वो जहां पे चाहे वो स्ट्राइक कर सके। अच्छा, इस पे ये कह सकते हैं कि मशरक़ वस्ता के वो ममालिक जिन्होंने अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी थी तो वो भी एक बुनियादी वजह है, या फिर वो ममालिक जो हैं वो एक फेस सेविंग ले रहे हैं इस सूरत में कि हमने तो इनकार कर दिया था, वो तो अपना बहरी बेड़ा लेके आ गए? एब्सोल्युटली, देखें, जो अगर उनको ऑप्शंस लैंड की रिस्ट्रिक्ट होती हैं या कम होती हैं, आपको याद होगा जब अफगानिस्तान के ऊपर प्रेसिडेंट क्लिंटन ने क्रूज मिसाइल दागे थे तो वो उनके एक बहरी ही फायर किए गए थे, बिकॉज उस वक्त उनके पास लग्जरी नहीं थी पाकिस्तान में किसी बेस की या वहां से ऑपरेट करने की। तो जब कभी उनकी लग्जरी कर्टेल होगी किसी भी मुल्क के इस वजह से कि वो डिक्लेयर करें कि हम अपनी एयर स्पेस नहीं यूज करने देंगे, तो वो दूसरी ऑप्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड यासर, इसमें ये हो सकता है कि अगर वो, क्योंकि उनके बेसिस जो है वल्नरेबिलिटी है जो कि मिडिल ईस्ट में मौजूद है, तो वो जस्टिफाई कर सकते हैं कि जी हमने तो उन बेसिस से कोई एक्शन नहीं किया, हमने तो ये जो बहरी बेड़ा है इससे एक्शन किया है, तो उन बेसिस को स्ट्राइक करने का ईरान का नहीं बनता। लेकिन फिर भी ईरान जो है उन बेसिस को डेफिनेटली स्ट्राइक करेगा, चाहे वो इस्तेमाल होते हैं या नहीं होते। अच्छा सर, एक सवाल और कि अगर ये बहरी बेड़ा जो है ये खलीज फारिस के अंदर आ जाता है तो फिर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है, आप उसकी सूरत हाल क्या देखते हैं कि वहां पे हलचल क्या हो सकती है? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी रही है। पिछला जो एक्शन हुआ 2025 में, उसमें बहुत एक मतलब एक काबिले फिक्र बात थी अमेरिका के लिए कि अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ब्लॉक होता है और ऑयल सप्लाई जो है वो ब्लॉक होती है तो ओवरऑल दुनिया में ऑयल के ऊपर बहुत बड़ा सीरियस इंपैक्ट आएगा प्राइसेस के ऊपर। ठीक है, मेरे नजदीक अमेरिका ने जो वेनेजुएला में एक्शन किया है उसने एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी को सिक्योर किया है।
सो मेरी असेसमेंट में जब वो उसके पास सोर्स ऑफ विच इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन द वर्ल्ड, वो जब उसके हाथ में आ गया है तो अब उसका लिबर्टी ऑफ एक्शन मिडिल ईस्ट में और ज्यादा एक्सपैंड हो जाता है। अगर इस तरह का कोई खतरा हो तो उसको वो सस्टेन कर सकता है, लेकिन चूंकि अभी जो वेनेजुएला में उन्हें भी कोई टाइम लगेगा अपने सारे जो डिसफंक्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दोबारा से फंक्शनल बनाने में और उस सप्लाई को एक हायर लेवल पे जाने करने के लिए उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मे बी यहाँ पे भी मिडिल ईस्ट में एक बड़ा एक्शन थोड़ा सा डिलेड हो और फौरन ना हो। ठीक, यानी वेनेजुएला का जो मंजरनामा है वो वहाँ से तेल की फराहमी जो है उसे मुमकिन बनाया जा रहा है इस सूरत में कि अगर आने वाले दिनों के अंदर आबनाए हरमुज़ को बंद करने की तैयारी ईरान की तरफ से होती है तो फिर वो एक सोर्स ऑयल का अल्टरनेटिव उनके पास मौजूद हो जिस पे मशरक़ वस्ता पे या आबनाए हरमुज़ के ऊपर कम तकिया किया जा सके। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब सवाल देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।